तो कहानी की शुरुआत में हम एक साकी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी वजह से दौड़ते हुए क्लासरूम में आती है। और वो दौड़ते दौड़ते क्लासरूम में आकर एक लड़के से टकरा जाती है और उसे टक्कर मारने की वजह से साकी उससे माफ़ी भी मांगती है। लेकिन ये लड़का उसे माफ़ करने के बजाय पूरी क्लास के सामने उसे गालियाँ देने लगा। अब उसकी बकवास सुनकर क्लास में एक यूजी नाम का लड़का उससे अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है, लेकिन ये लड़का नहीं मानता। तो इतने में फिर यूजी उससे मारपीट करने लगता है और उस लड़के को पीटने के बाद यूजी अकेले जाकर स्कूल के टेरेस पे बैठ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद साकी उसे ढूंढते ढूंढते टेरेस पे आती है और वो यूजी से हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम सच में मरने वाले हो? तब यूजी उसे हैरानी से देखता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो? और साकी के सवाल का बिना जवाब दिए ही वो वहाँ से चला गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी स्कूल खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट की खिड़की में से उसे सामने से जाती हुई साकी दिखाई दी और साकी अपने बालों से अपना चेहरा ढका हुआ ही रखती है। अब ये देखकर यूजी के बाकी दोस्त साकी के बारे में बात करने लगे कि ये लड़की बिल्कुल ही अजीब है, अपने पूरे चेहरे को अपने बालों से छुपा कर रखती है। पता नहीं आखिर इसे कुछ सामने का दिखता भी है कि नहीं, और मैंने तो आज तक इस लड़की का पूरा चेहरा देखा ही नहीं। अब उस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद यूजी अकेले समय बिताने के लिए पार्क में आता है। तब जिस बेंच पर वो बैठा होता है उस बेंच पे आकर एक छोटी सी चिड़िया आकर बैठती है और यूजी देखता है उस चिड़िया के पंखों में चोट लगी है जिसकी वजह से वो चिड़िया उड़ नहीं पा रही। अब ये देखकर यूजी उस चिड़िया को उठाकर अपने हाथ में लेके उसे बार बार उड़ने के लिए हिम्मत देने लगता है और यूजी के कुछ कोशिशों के बाद वो चिड़िया एक बार फिर से आसमान में उड़ गई। ये देखकर यूजी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, लेकिन फिर एकदम से यूजी एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे अभी नहीं मरना और मैं इस तरीके से अकेला नहीं रहना चाहता। अब ये सब साकी एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सुन लेती है क्योंकि वो भी उसी पार्क में होती है। अब इसके बाद वो धीरे से यूजी के पास आती है और वो धीरे से यूजी से कहती है कि मैं जानती हूँ अकेले रहने का दर्द क्या होता है और मैं भी तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ कि लोगों की आंखों में आंखें मिलाकर बात करने में भी मुझे तो काफ़ी डर लगता है, इसलिए मैंने कभी भी अपने आगे के बाल नहीं काटे थे। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे जैसा कोई और भी है और मैं तुमसे काफ़ी प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखों में देखो। और इसके बाद साकी अपने बैग में से कैंची निकालती है और अपने सामने के बाल काट देती है और वो यूजी से कहती है कि मैं आज से वादा करती हूँ कि आज से 365 दिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब यूजी साकी की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है और वो साकी से पूछता है, तो क्या तुम सब कुछ जानती हो? लेकिन साकी हड़बड़ी में उसके सवाल का जवाब दिए बिना ही वहाँ से भाग जाती है। अब जब वो घर पे पहुँचती है तो उसके मॉम डैड उसने बाल काट लिए हैं ये देखकर काफ़ी दंग रह जाते हैं, लेकिन वो साथ में साकी के लिए काफ़ी खुश भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि साकी के कमरे में उसका एक पालतू तोता भी होता है और साकी उसके पास आकर उससे कहती है, क्या कहीं मैंने अपना प्यार का इजहार जल्दी तो नहीं कर दिया? लेकिन आखिर मैं करती भी क्या? मैं आखिर कब तक उसे ऐसे रोते हुए देख सकती थी? अगर मेरा बस चले तो मैं उसके सारे दुखों को अपने ऊपर ले लूं, क्योंकि मुझे याद है कि जब क्लास की लड़कियों ने मुझे परेशान किया था तो वही एक क्लास में था जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं और मैं भी किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती हूं। अब अगले दिन साकी स्कूल के रास्ते पर देखती है कि यूजी उसका इंतजार कर रहा होता है और वो साकी से कहता है कि आज तुम लेट हो गई। अब ये सुनकर साकी भी हैरान हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे? जिस पर यूजी उसे बताता है कि तुम्ही ने तो मुझसे कल वादा किया था कि तुम पूरे 365 दिन मेरे साथ ही गुजारोगी, तो अब तुम्हें 365 दिन मेरे साथ ही बिताने होंगे। अब यूजी की ये बात सुनकर साकी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता और उसे तो लगता है कि वो एक सपना देख रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये हकीकत है तो फिर वो दोनों ही स्कूल की तरफ निकलते हैं। अब इन दोनों को देखकर पूरा का पूरा स्कूल काफी हैरानगी में होता है और पूरे स्कूल के बीच उन दोनों के रिलेशनशिप में होने की अफवाह भी उड़ने लगी। अब क्लास के लंच टाइम में साकी बताती है कि उसे पेड़ पौधों और जानवरों से काफ़ी ज़्यादा प्यार है और वो बताती है कि वो हमेशा ही अपने ऊन से चिड़िया बनाया करती। तो अब ये जानने के बाद यूजी उसे जू घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन यूजी को ये नहीं पता होता कि साकी तो हर हफ्ते यहाँ पर आया करती है और उसे तो यहाँ के चप्पे चप्पे के बारे में मालूम है। अब यहाँ पर यूजी आया तो होता है साकी को जू दिखाने के लिए,
लेकिन यहाँ पर तो साकी ही हर जानवर के नाम के साथ उसकी सारी खूबियाँ यूजी को ही उल्टा बता रही होती है और इस जू की गाइड एक्चुअल में साकी ही बन जाती है। और यूजी को भी यहाँ पर साकी की बातें सुनकर काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि क्लास में एकदम चुपचाप बैठने वाली लड़की इतनी ज्यादा बातें कर सकती है। और यूजी इन सारे पलों को अपने फोन में कैद करता है और इसके बाद ये दोनों ही फोटो बूथ में फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं और ये दोनों एक प्यारी सी फोटो एक साथ लेते हैं। और अब घर आकर साकी सोच रही होती है कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था और इसके एक एक पलों को साकी ने अपनी डायरी में लिखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि साकी को आखिर यूजी की बीमारी के बारे में पता कैसे चला। असल में उसने एक रात को अपने मॉम डैड को यूजी की बीमारी के बारे में बात करते हुए सुना था और वो यहाँ पर यूजी के दिल की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे और वो बात कर रहे होते हैं कि अब उस लड़के के पास सिर्फ 1 साल ही बचा है। और इन लोगों को ये सब इसलिए पता होता है क्योंकि यूजी उन्हीं के मोहल्ले में रहता है। अब अगली शाम दोनों ही पार्क में गए होते हैं और आसमान को देखकर यूजी कहता है कि देखो कितनी सुहानी सी शाम है और कल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले मुझे जानवर और नेचर में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर तुम्हारे आने से अब तो मुझे ये बादल, पेड़ पौधे और ये पक्षी भी, मुझे तो सब कुछ ही पसंद आने लगा है। अब साकी यहाँ पर यूजी की जिंदगी में पूरी तरीके से खुशियाँ तो भर देना चाहती है, लेकिन वो जानती है यूजी के पास ज्यादा समय नहीं है। अब अगले दिन स्कूल जाते वक्त यूजी की पुरानी दोस्त जेन उसे मिल गई और जेन यूजी से उसके जन्मदिन के प्लान के बारे में पूछती है और जेन जो देखती है कि यूजी साकी के साथ है तो उसे लगता है कि साकी शायद उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर साकी जेन की गलतफहमी दूर करती है। तो फिर जेन यहाँ पर उसे बताती है कि मैं यूजी को बचपन से जानती हूँ और हम दोनों रूम पार्टनर्स भी हुआ करते थे। ये सुनकर अब साकी दंग रह जाती है, लेकिन असल में जेन को भी दिल की वही बीमारी होती है और असल में ये दोनों ही हॉस्पिटल में साथ में ही एडमिट हुए थे और यूजी के बगल वाला बेड ही जेन का हुआ करता था। अब यहाँ पर साकी को ये तो पता चला कि यूजी का बर्थडे आने वाला है, लेकिन अभी भी साकी को उसकी बर्थडे की तारीख नहीं पता। तो फिर साकी यूजी के सबसे अच्छे दोस्त टोबी से पूछती है तो वो बताता है आने वाले 12 नवंबर को उसका बर्थडे है। तो फिर घर आकर साकी ने अपने कैलेंडर पे उस डेट को मार्क कर दिया और इसके बाद वो यूजी के लिए उस दिन को खास बनाने के लिए लग गई और उसने यूजी के सारे दोस्तों को अपने हाथों से बने हुए इनविटेशन कार्ड दिए और चोरी छुपके पार्टी के लिए सारे डेकोरेशन के सामान भी अपने हाथों से ही तैयार किए। और इस बीच एक साथ मिला भी करते और साथ में साकी ने जन्मदिन के लिए अपने हाथों से केक भी बनाया और ये देखकर उसके मॉम डैड भी काफी खुश हो गए कि इस साल तो उनकी बेटी कम से कम अकेली तो नहीं है। और उन्हें लगा कि इस बार साकी अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बनाएगी, क्योंकि असल में जिस दिन यूजी का जन्मदिन होता है उसी दिन साकी का भी जन्मदिन था और 12 नवंबर का दिन आ जाता है। और इस दिन साकी ने अपने पूरे रेस्टोरेंट को अपने हाथों से सजाया था और उसने अपने सभी दोस्तों के साथ जेन को भी बुलाया था। और जेन को ये सारी सजावट देखकर काफी जलन से होने लगी और वो यहाँ पर साकी से कहती है कि आखिर तुमने यूजी के लिए केक क्यों बनाया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि केक उसके लिए कितना ज्यादा नुकसान करेगा? तो अब ये जानकर साकी ने उस केक को चुपके से छुपा लिया। अब इसके थोड़ी देर बाद यूजी भी अपने दोस्तों के साथ वहां पर आ पहुंचा और सभी ने मिलकर वहां पर एक बढ़िया पार्टी एंजॉय की। और सबसे पीछे खड़े होकर साकी यूजी को खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। और अब पार्टी खत्म होने के बाद सभी रेस्टोरेंट से निकल गए, पर वहां पर साकी नहीं होती और ना ही किसी को इस बारे में कुछ पता होता है। तभी यूजी को सामने से आती हुई साकी की मॉम मिली और उनके हाथों में एक केक और गिफ्ट थे और उन्होंने यहाँ पर यूजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज साकी का भी जन्मदिन है और अगर तुम उसकी जिंदगी में ना होते तो शायद उसके इतने दोस्त कभी ना बन पाते और आज तुम्हारी वजह से उसने अपना जन्मदिन इतनी अच्छी तरीके से मनाया। लेकिन अब ये सुनकर यूजी के पैरों से तो एकदम से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि जिस साकी ने उसके लिए इतना कुछ किया उसे तो साकी के जन्मदिन की तारीख भी नहीं पता। तो अब फिर यूजी सब कुछ छोड़कर साकी को ढूंढने के लिए निकल गया और कई घंटों तक ढूंढने के बाद उसे साकी एक नदी के किनारे मिली, जो कि अपने हाथ से बना हुआ केक डस्टबिन में फेंकने जा रही होती है। लेकिन अहम वक्त पर यूजी ने आकर उसे रोक लिया और जब उसने बॉक्स खोलकर देखा तो उस केक के ऊपर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे यूजी। तो अब ये सब देखकर यूजी अपनी शर्ट निकालकर अपना टैटू दिखाता है और वो साकी को बताता है कि ये टैटू मैंने बचपन में बनाया था, क्योंकि मैं पहले बहुत कमजोर था और बचपन में हर कोई मुझे परेशान करता और मैं भी बाकी बच्चों की तरह ताकतवर बनना चाहता था।
लेकिन फिर एक दिन मेरे को मालूम पड़ा कि अब मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल ही बचा है। और उसी दिन से फिर मैंने अपने आप को मजबूत बना लिया और मैं अपना सारा गुस्सा लोगों के ऊपर निकालने लगा और मैं अपनी मौत का इंतजार करने लगा। और मुझे लगा था कि इस 1 साल में मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा और मैं इस भरी भीड़ में अकेला और गुमनाम रहकर रह जाऊंगा। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आई और तुमने देखते ही देखते सब कुछ बदल दिया। तुमने ना सिर्फ मेरे दर्द को भुलाने में मेरी मदद की, बल्कि अब तुमने मुझे मौत से नफरत करने की वजह भी दे दी। और तुम्हारे साथ रहकर मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तुम हो। और जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे इस जिंदगी से प्यार हो गया है। और अब जब तक मेरी धड़कनें चलेंगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और ये कहकर यूजी ने अपने प्यार का इजहार कर दिया और साकी भी नमी भरी आंखों से हामी भरती है। जिसके बाद यूजी साकी को हैप्पी बर्थडे विश करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन यूजी पूरी क्लास के सामने ये अनाउंस करता है कि अब से साकी उसकी गर्लफ्रेंड है और कोई उसे परेशान ना करे। और ये सब देखकर सभी के सभी दंग रह गए। और साकी के लिए इससे बड़ा जन्मदिन का गिफ्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। और इसी के साथ इनकी खट्टी मीठी रिलेशनशिप शुरू हो गई। और देखते ही देखते क्रिसमस भी आ गया और दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट भी दिए। और यूजी का साथ पाकर साकी भी बहुत खुश रहने जा सकता कि ये वही साकी है जो कि पहले किसी से बात तक नहीं करती थी, लेकिन अब वो यूजी का साथ पाकर हंसने गुनगुनाने लगी है। और शायद यही प्यार का असली एहसास होता है। और इसके बाद यहाँ पर साकी घर आकर इस दिन को भी अपनी डायरी में लिख लेती है और इनकी लव स्टोरी भी उन्हीं किताबों के पन्नों की तरह आगे बढ़ रही है। और शायद यही प्यार का वो असली एहसास होता है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में यूजी नोटिस बोर्ड पे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का एक नोटिस लगा हुआ देखता है, जिसकी तैयारी में अब 1 साल ही बचा है। अब ये देखकर यूजी का मन उदास हो गया। मतलब कि बस 1 साल, लेकिन अब तो उसकी जिंदगी में 1 साल से भी कम समय बचा है। लेकिन वो जैसे तैसे अपने जज्बातों को संभालता है क्योंकि साकी उसके साथ है। अब इसके बाद न्यू ईयर 1 जनवरी आ गया और यूजी का दोस्त टोबी और जेन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। और दरअसल यहाँ पर टोबी जेन को पसंद करता है, लेकिन जेन यूजी को पसंद करती है। और यहाँ पर साकी भी आई होती है और यहाँ पर ये तीनों एक साथ मिलते हैं। और अब टोबे के जाने के बाद यहाँ पर जेन साकी को यूजी की एक फोटो दिखाती है और वो उससे कहती है कि देखो इस फोटो में मेरे और यूजी के बीच तो काफी कुछ हुआ है, मैं तो उसके साथ सोई हूँ, क्या तुम सोई हो उसके साथ। अब उसके फोन में फोटो देखते ही साकी दुखी होकर वहाँ से निकल जाती है और वो भागते भागते काफी रो रही होती है। अब यूजी को ये पता चलते ही वो साकी के पीछे पीछे भागा और वो साकी को समझाने लगा कि हमारे बीच दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं है और उस वक्त सिर्फ हम ही एक दूसरे का सहारा थे और हम दोनों अपनी बीमारी की बात एक दूसरे से कर सकते थे। लेकिन अब मेरी जिंदगी में बस तुम ही हो और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो थोड़ी जलन तो होती है। और यहाँ पर इन दोनों की गलतफहमी दूर होती है और दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर जेन भी पीछे पीछे आ जाती है और वो असल में ये देखना चाहती थी कि साकी आखिर यूजी से कितना प्यार करती है। और अब उसे भी समझ में आ चुका होता है कि वो यूजी से कितना प्यार करती है। और वो यहाँ पर साकी से कहती है कि साकी, मैं यूजी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और मैं ये सोचकर काफी खुश रहूंगी कि मेरे जाने के बाद भी उसका कोई ख्याल रखने वाला है। और इसके बाद किसी बात पे सभी लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन फिर इसी बीच अचानक से यूजी की तबीयत खराब हो जाती है और फिर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है और यूजी की हालत काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है और अब उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। और यूजी को पहली बार इस हालत में देखकर साकी कुछ भी नहीं कर सकती और वो यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन वहाँ पर जेन सब कुछ संभाल लेती है और वो साकी से कहती है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आगे भी तुम्हें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा, तो इसलिए अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम यहाँ से भाग भी सकती हो। और यहाँ पर जेन साकी को सच्चाई से रूबरू करवाती है कि यही यूजी का सच है। लेकिन साकी ऐसे भागने वालों में से नहीं थी, वो यूजी के साथ ही रहती है क्योंकि उसे अपना वादा भी तो निभाना है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और उसने यूजी के साथ रहने का ही फैसला किया और इसके लिए जेन उसका शुक्रिया अदा भी करती है। और जेन से बात करते हुए साकी को पता चला कि इस बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान यूजी को कुछ भी हो सकता है और ये ऑपरेशन उसके ऊपर वो ऑपरेशन से कहीं ज्यादा मुश्किल है, इसमें यूजी की जान तक जा सकती है। अब इसके कुछ दिनों बाद यूजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और वैलेंटाइन का दिन आता है। दोनों ही सुहानी रात को एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर साकी कहती है कि आज मॉम डैड घर पे नहीं रहेंगे
और अगर तुम चाहो तो आज तुम मेरे घर पे रह सकते हो और तुम्हारा वैलेंटाइन गिफ्ट भी मैं वहाँ पर तुम्हें दे दूंगी। और जब यूजी हॉस्पिटल में था तब यूजी ने उसके वैलेंटाइन गिफ्ट के बारे में पूछा था और तब यूजी ने यूं ही कह दिया था कि मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट में तुम चाहिए। और इसके बाद फिर दोनों ही साकी के घर पे होते हैं और दोनों ही फिर हसीन लम्हों में खोने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी घर पे साकी के मॉम डैड आ जाते हैं और उन दोनों ने दोनों को साथ में देख लिया। और जैसा कि हर माँ बाप को अपने बच्चे की चिंता सताती है, वैसे ही इन्हें साकी की चिंता हो रही होती है। और यहाँ पर इन लोगों ने अकेले में यूजी से बात करनी चाहिए और वो यूजी से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारी बच्ची को इतना खुल के जीने में मदद की। जब वो अकेली थी तुमने उसकी काफ़ी मदद की और इसी की वजह से उसके आज कई दोस्त हैं। लेकिन हम तुम्हारे रिश्ते को मंजूरी नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारे इतने करीब आने के बाद जब तुम उसकी ज़िंदगी से चले जाओगे तो उसका आखिर क्या होगा। तब तो वो एक बार फिर से अकेली ही रह जाएगी और अपनी बेटी का ये दुख हम दोबारा नहीं देख सकते। और यूजी भी ये बात सुनकर एकदम शांत रह गया क्योंकि एक साल यही उसकी ज़िंदगी का सच है जिसे वो चाहकर भी नहीं बदल सकता। तो इसलिए फिर वो चुपचाप बिना कुछ साकी से बोले वहाँ से चला गया। और जब साकी को पता चला कि उसके डैड ने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, वो यूजी से मिलने के लिए भागती है और यहाँ पर उसके डैड उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिर भी साकी नहीं रुकती और यहाँ पर साकी यूजी को काफी ढूंढती है। लेकिन तब तक यूजी काफी दूर जा चुका था और वहाँ पर साकी काफी ज्यादा रोती है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो उसी जगह पर यूजी का इंतजार करती है जहाँ पर दोनों रोज मिला करते थे। लेकिन आज वहाँ पर यूजी नहीं आया था और ये सोचकर कि शायद यूजी अकेला ही स्कूल निकल गया होगा, वो भागते भागते क्लास में पहुंचती है। पर वो वहाँ पर देखती है कि यूजी तो स्कूल ही नहीं आया और यूजी तो अपने दोस्त टोबी और जेन का भी फोन नहीं उठा रहा होता। और तभी जेन से बात करके उन्हें पता चलता है कि जब भी यूजी दुखी होता है तो वो हमेशा अपनी माँ की कब्र पे जाता है। तब ये जानकर साकी वहाँ दौड़ते हुए भागी। लेकिन तभी यहाँ पर टोबी साकी को रोकता है और उससे कहता है कि मैं वहाँ पर अकेले जाना चाहता हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊँगा। और अब भागते भागते वो पुरानी बातें याद करने लगा कि पहले क्लास में कैसे बच्चे परेशान किया करते थे और उसका क्लास में कोई भी दोस्त नहीं हुआ करता था। तब यूजी सबसे पहले क्लास में उसके पास आया था और क्लास में मशहूर होने के बाद भी वो उसका दोस्त बनता है और वो उसकी ड्राइंग करने की कला की भी तारीफ करता है। और यूजी की वजह से ही टोबी के आज इतने दोस्त हैं। और वहीं यहाँ पर यूजी अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने आया होता है। अब इतने में टोबी भी वहाँ पर आ पहुंचा और यूजी के एकदम से गायब हो जाने का कारण पूछा और उसने यहाँ पर साकी की हालत के बारे में भी बताया। तो तब यहाँ पर यूजी ने साकी के मॉम डैड के साथ हुई सारी बातों को उसे बता दी और उसने बताया कि वो लोग सही हैं कि मेरे पास तो मेरा कल ही नहीं है, मैं कब चला जाऊंगा मुझे खुद नहीं पता और मैं वैसे भी कल तो उसके साथ नहीं रहने वाला, मेरा तो कोई फ्यूचर है नहीं। लेकिन साकी का तो फ्यूचर है, उसके पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मैं सारी ज़िंदगी तो उसके साथ नहीं रहने वाला। और उसके डैड ने बिल्कुल सही कहा। तो अब ये सब सुनकर टोबी यूजी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि कल कौन जिएगा कौन मरेगा इसकी गारंटी तो किसी के पास भी नहीं है, जो कुछ भी है वो तो अभी है, तुम 10 साल जियोगे या 50 साल उसकी कीमत अभी बिल्कुल ज़ीरो है। और कल के बारे में सोचकर अपने आज को मत खो और आज तुम जो यूजी हो वही पुराना वाले यूजी मत बनो जिसे जिंदगी से प्यार नहीं है। जरा थोड़ा सा साकी के बारे में सोचो, अपनी जिंदगी को प्यार करो जितने भी पल तुम जिंदा हो। अब ये सब सुनकर यूजी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने टोबी को शुक्रिया अदा किया उससे मिलने आने के लिए। और इसके बाद दोनों ही गले मिलते हैं और फिर यहाँ पर टोबी कहता है कि जल्दी से चलो हमें एक जगह पर चलना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जेन भागते भागते साकी के क्लासरूम में आती है और साकी के हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगाकर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ पर टोबी यूजी को सूट बूट पहनाकर एक चर्च में लाता है और वहाँ पर अंदर जाते ही यूजी ने साकी को दुल्हन की वाइट ड्रेस में देखा जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। और साकी के कुछ कहने से पहले ही यूजी ने उसे गले लगा लिया। अब यहाँ पर जेन ने टोबी से अचानक से उन दोनों की शादी के बारे में पूछा। तब यहाँ पर टोबी बताता है कि मुझे याद है कि एक बार जब यूजी से मेरी बात हुई थी तब यूजी ने मुझे बताया था कि वो साकी को भविष्य का तोहफा आज ही देना चाहता है। तब जेन हंसते हुए बोलती है, क्या रे बुद्धू, यूजी का कहना शादी के बारे में नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी तुमने आज किया वो वाकई में काफ़ी अच्छा किया। और इधर यहाँ पर यूजी भी साकी से वादा करता है कि अब वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और अब वो आगे उसके साथ रहने के लिए अपना ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार है और अपने 365 में से बचे हुए दिन भी वो बस साकी के साथ ही रहना चाहता है। और यूजी की ये बातें सुनकर साकी की आंखों में भी आंसू आ गए और इतने में वहाँ पर यूजी और साकी के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ गए और उन्हें यहाँ पर जेन ने ही बुलाया होता है।
और यहाँ पर साकी के मॉम डैड ने भी उनके इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया और वो कहता है कि तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हो और तुम दोनों ही एक दूसरे को पूरा भी करते हो और हम तो हमारी बेटी की खुशी में ही खुश हैं। और इसके कुछ महीनों बाद साकी को यूजी का खत मिलता है जहाँ पर यूजी इस वक्त अमेरिका में है और वो अपने ऑपरेशन के लिए तैयार है। और दोनों की ये बातें खतों के जरिए होने लगी और साकी ने भी अपने लेटर में बताया कि अब टोबी और जेन भी रिलेशनशिप में आ चुके हैं और दोनों ही एक साथ काफ़ी प्यारे भी लगते हैं। और ऐसे ही देखते देखते यूजी के ऑपरेशन का दिन भी आ गया और साकी हमेशा यही प्रार्थना करती कि प्लीज़ यूजी को बचा लो। और आज साकी को मैं यूजी के साथ रहूंगी ये कहते हुए पूरे 365 दिन हो गए और आज वो फिर से यूजी का वहीं पर इंतज़ार कर रही है ताकि वो एक और बार 365 दिन उसके साथ रह सके। और हम देखते हैं कि यूजी भी ठीक होकर वापस आ चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।